इस वीडियो में हम लोग समझेंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लखनऊ सेशन, लखनऊ सत्र और लखनऊ पैक्ट ये क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हम लोग जानते हैं हर साल दिसंबर में अपना एक मीटिंग रखती थी जिसका एक अध्यक्ष चुना जाता था और फिर वो नेक्स्ट 1 ईयर तक कांग्रेस का अध्यक्ष माना जाता था। और इस जो वार्षिक इनकी मीटिंग होती थी उसको सेशन सत्र के नाम से जाना जाता था। ऐसा ही एक सत्र लखनऊ में दिसंबर 1916 में आयोजित किया गया कांग्रेस के द्वारा और उसमें कांग्रेस के जो अध्यक्ष थे वो थे अंबिका चरण मजूमदार। The session is known for following historic outcomes। इस सेशन के समय कांग्रेस द्वारा कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए जो आगे चल करके हिस्टोरिक ऐतिहासिक निर्णय साबित हुए। वो 3 महत्वपूर्ण निर्णय थे। पहला, रीयूनियन ऑफ मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट, गरम और नरम दल के नेताओं का आपस में मिल जाना। 1907 में जो सूरत का विभाजन हुआ था कांग्रेस में, उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट अलग हो गए थे, मॉडरेट्स अलग हो रहे थे और इसका प्रभाव यह हुआ था कि कांग्रेस धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। कांग्रेस की आवाज सरकार द्वारा सुनना बंद कर दिया गया था और मॉडरेट्स को सरकार लॉलीपॉप देकर के शांत कर देती थी। इसलिए मॉडरेट्स को भी महसूस हुआ कि हमें एक्सट्रीमिस्ट के साथ मिलकर काम करना चाहिए और एक्सट्रीमिस्ट में जो लाल बाल पाल थे उनको भी यह महसूस हुआ कि हमारा भी एक्सिस्टेंस ठीक नहीं है जब तक हम कांग्रेस के साथ मिलकर के काम नहीं करेंगे। तो दोनों को एक दूसरे की जरूरत महसूस हुई। और इसके पहले 1915 में कांग्रेस का जब सत्र हुआ था 1 साल पहले, वहां पर कांग्रेस में इस बात की चर्चा की गई थी कि बाल गंगाधर तिलक अब मांडले की जेल से रिहा हो चुके हैं और वो एक महत्वपूर्ण नेता है, गरम दल के नेता है, क्यों ना उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया जाए। लेकिन उस समय जो नरम दल के 2 बड़े महत्वपूर्ण नेता थे, एक गोपाल कृष्ण गोखले और दूसरे फिरोज शाह मेहता, ठीक है, ये वही नेता हैं जिनको जब 1907 में जब सूरत का विभाजन हुआ था उसमें जो मॉडरेट्स के जो एक्सट्रीमिस्ट के समर्थकों ने जो जूता फेंक के मारा था, उनमें से एक जूता फिरोज शाह मेहता को भी लगा था और वो बड़े नाराज थे ये एक्सट्रीमिस्ट से और वो किसी भी कीमत में एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में लेना नहीं चाहते थे। इसलिए फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले ये इन्होंने बिल्कुल विरोध किया कि कांग्रेस में हम गरम दल के नेताओं को लेंगे ही नहीं। लेकिन कांग्रेस में ज्यादातर लोग गरम दल के नेताओं को, खास करके जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनको शामिल करने की बात सोच रहे थे। लेकिन अल्टीमेटली फिरोज शाह मेहता और गोखले की जीते जी तो नहीं हो पाया। लेकिन अक्टूबर में फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हो गई और उसके ही कुछ दिन पहले गोखले की मृत्यु हुई थी। तो इन दोनों की मृत्यु होने के बाद जो कांग्रेस में विरोध करने वाले थे एक्सट्रीमिस्ट के, वो नहीं रहे। इसलिए कांग्रेस में एक्सट्रीमिस्ट के आने का रास्ता साफ हो गया। जो थोड़ी मोड़ी कमी रह गई थी उसको एनी बेसेंट ने दूर किया और एनी बेसेंट ने कांग्रेस के नेताओं को मंजूर किया कि आप एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस में आने दीजिए। तो उसका परिणाम ये हुआ कि कांग्रेस का जब सेशन हुआ लखनऊ में 1916 में, तो वहां पर यह तय किया गया कि एक्सट्रीमिस्ट को मॉडरेट्स में आने की इजाजत दी जाएगी, यानी एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट एक बार फिर से अब मिलकर के काम करेंगे। दूसरा, तिलक वाज एडमिटेड इनटू कांग्रेस, बाल गंगाधर तिलक को भी कांग्रेस में जगह दिया जाएगा। ठीक है, ये अलग बात है कि थोड़ा सा देर कर दिए, क्योंकि इसके पहले ही तिलक ने अप्रैल 1916 में कांग्रेस से जब उनको कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला तो उन्होंने अपना होम रूल लीग मूवमेंट जो है वो लॉन्च कर दिया था। लेकिन ठीक है, उसके बावजूद भी तिलक को कांग्रेस में जो है शामिल किया गया। इसके अलावा तीसरा महत्वपूर्ण निर्णय इसमें यह लिया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग जो एक दूसरे के शत्रु थे, दूसरे से दूर रह के काम करते थे, मुस्लिम लीग अपना सेशन अलग करती थी, अपने जो प्रपोजल्स हैं, उनके जो डिमांड्स हैं, उनके कार्य करने का तरीका वो अलग हुआ करता था और कांग्रेस का अलग। इससे भारत में एक एकता की कमी साफ दिखाई दे रही थी। ठीक है, लेकिन प्रथम विश्व युद्ध छिड़ जाने के बाद कांग्रेस को भी महसूस हुआ कि हमें मुस्लिम को साथ लेके चलना चाहिए और मुस्लिम लीग को भी महसूस हुआ कि हमें कांग्रेस के साथ चलना चाहिए। इसलिए इन दोनों का भी एक बार फिर से रीयूनियन हुआ। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटनाएं कांग्रेस के सेशन लखनऊ में हुआ। ठीक है, इसलिए लखनऊ सेशन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, अब हमें इस बात पर चर्चा करनी है कि ऐसे कौन से कारण आ गए थे जिसके कारण मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दोनों एक साथ मिल गए। इनके क्या कारण थे? ठीक है, यूपीएससी ऐसी चीजों को ज्यादा ध्यान देता है, ये तो साफ बात है। ठीक है, इसके कारण पे हम ध्यान देंगे। पहला,
death of two moderate leaders who were strictly against the reunion. मतलब एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट फिर से मिलकर काम करें, इसके सख्त विरोधी थे मॉडरेट लीडर्स फिरोज शाह मेहता और गोपाल कृष्ण गोखले, बोथ डाइड ऑन अक्टूबर 96। ठीक है, तो गोखले कुछ दिन पहले मरे, उसके कुछ दिन बाद फिरोज शाह मेहता की मृत्यु हुई है। तो दोनों जो विरोधी थे एक्सट्रीमिस्ट के वो नहीं रहे, तो एक्सट्रीमिस्ट का कांग्रेस में आने का रास्ता साफ हो गया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, बिगिनिंग ऑफ होम रूल लीग मूवमेंट। होम रूल लीग मूवमेंट की शुरुआत होने से कांग्रेस को यह लगने लगा कि ऐसा ना हो कि ये आगे बढ़ जाए और हम पीछे हो जाए, इसलिए बेहतर है कि हम भी होम रूल लीग मूवमेंट को सपोर्ट करें और इनमें जो महत्वपूर्ण नेता है बाल गंगाधर तिलक, उनको अपने साथ लेकर के चले। ठीक है, तीसरा कारण था एफर्ट्स मेड बाय एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ने मॉडरेट लीडर्स को काफी कुछ समझाया बुझाया और अल्टीमेटली उनको तैयार किया कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस में लाया जाए और भी एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स को कांग्रेस में का मेंबरशिप देकर के उनको कांग्रेस में रखा जाए। तो इसमें एनी बेसेंट का बहुत बड़ा योगदान है। चौथी बात, तिलक्स कमिटमेंट टू डिनाउंस एक्ट ऑफ वायलेंस एंड रेडिकलाइजेशन एंड टू फॉलो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। तिलक ने यह वादा किया कि भाई मैं गरम दल का नेता हूं और हमारा कार्य करने का तरीका है कि हम हिंसा होगा या नहीं होगा हम इस पर विचार नहीं करते, हम रेडिकल विचार के साथ में काम करते हैं, लेकिन कांग्रेस की ऐसी विचारधारा नहीं है, इसलिए ठीक है मैं वचन देता हूं कि जब मैं कांग्रेस में आऊंगा और कांग्रेस में काम करूंगा तो मैं अपना ये जो हिंसा वाली प्रवृत्ति है और ये रेडिकल प्रवृत्ति उसको छोड़ दूंगा और मैं संवैधानिक तरीके से जो कांग्रेस का प्रिंसिपल है उसमें काम कर करके आगे हम लोग बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब बाल गंगाधर तिलक बूढ़े भी हो चुके थे, जेल की सजा काट के आए थे, तो उम्र के साथ जो रेडिकल आदमी है वो अपने आप लिबरल हो जाता है। ठीक है, तो इस बात ने भी फोर्स किया कि ठीक है भाई, जब इतने बड़े नेता इतना बड़ा वचन दे रहे हैं तो कांग्रेस को उनको अपने साथ में रखने से कोई नुकसान नहीं है बल्कि फायदा ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक की बहुत मजबूत पकड़ जो है वो बनी हुई थी। ठीक है, और इन्होंने जब होम रूल लीग मूवमेंट चलाया था महाराष्ट्र में तिलक ने, उसी समय इनको लोकमान्य का दर्जा का टाइटल इनको मिला था, यानी बड़े पॉपुलर थे ये महाराष्ट्र में। ठीक है, नीड ऑफ द आवर फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट। समय की ये मांग थी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को यदि तेज करना है, उसमें धार लानी है, उसके महत्व को उजागर करना है, अंग्रेजों पर एक यूनाइटेड तौर पर दबाव डालना है, तो हमें मिलकर के काम करना पड़ेगा, ये उस समय की मांग थी। ठीक है, तो इसके कारण जो है मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का मिलन हुआ। इसके अलावा एक और बात समझिए जो यहां मैंने नहीं लिखा है, जो मैं अभी थोड़ी देर पहले बता भी दिया था कि मॉडरेट्स को भी यह महसूस हो रहा था कि हमें एक्सट्रीमिस्ट के साथ की जरूरत है, उससे कांग्रेस का बेस बढ़ेगा, उसके कांग्रेस के मेंबरशिप बढ़ेंगे, कांग्रेस की रीच, कांग्रेस की अप्रोच ये सब बढ़ेगी। और एक्सट्रीमिस्ट जिनमें से बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट जो है वो तो संन्यास ले लिए थे, कुछ को परमानेंट देश निकाला दे दिया गया था, जो कुछ बचे थे उनको लग रहा था कि अब हमारा इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस ठीक नहीं है, हमें कांग्रेस जो कि एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है उसके साथ मिलकर के काम करने में ही भलाई है, हमें अपना अपना ईगो छोड़ करके और देश के स्वतंत्रता, देश की भलाई के लिए हमें एक हो जाना चाहिए। ठीक है, इसलिए एक हो। अब आते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है, लखनऊ का कांग्रेस का जब सेशन हुआ था तो एक और बड़ी महत्वपूर्ण घटना यह घटी थी कि पहली बार मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस ने इनवाइट किया था कि आप आइए और आप भी दिसंबर महीने में अपना सत्र करते हैं, हम भी करते हैं, तो हम लोग अलग अलग सत्र ना करके इस बार हम लोग ज्वाइंट सेशन करते हैं कांग्रेस का और मुस्लिम लीग का। ठीक है, और इसमें यही तय किया गया था कि अब कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी मिलकर के आगे कार्य करेंगे। इस घटना को कहते हैं लखनऊ पैक्ट। ठीक है, यह भी 1916 में उसी दौरान हुआ था जब ये मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट मिले थे। तो क्या है लखनऊ पैक्ट? एन इंपॉर्टेंट पैक्ट कंक्लूडेड ड्यूरिंग लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ये एक महत्वपूर्ण समझौता है, लखनऊ समझौता, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लखनऊ सत्र के दौरान हुआ था एंड एग्रीड अर्लियर इन 1915। और इसके बारे में कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलेंगे, इसके बारे में 1915 का जो कांग्रेस का सेशन हुआ था उसी में ये निर्णय ले लिया गया था। उसको अल्टीमेटली फाइनलाइज किया गया लखनऊ में 1916 में। इट वाज आल्सो अटेंडेड बाय मुस्लिम लीग। ठीक है, तो ये मुस्लिम लीग ने भी इसको अटेंड किया था और पहली बार ऐसा हुआ था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस का ज्वाइंट सेशन लखनऊ में हुआ। ना इसके पहले कभी हुआ और ना इसके बाद कभी होगा।
इट लेड टू रीयूनियन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। इस पैक्ट में क्या था? इस पैक्ट में यह था कि मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिलकर के काम करेंगे। हालांकि दोनों ने अपनी अपनी कुछ शर्तें रखी थी। पैक्ट का मतलब ही यही होता है। पैक्ट, डील, एग्रीमेंट, इन सारे शब्दों का अलग अलग मतलब होता है। पैक्ट का मतलब होता है कुछ कंडीशन आप रखोगे, कुछ कंडीशन हम रखेंगे और दोनों उस पर एग्री हो जाएंगे, ये हो गया पैक्ट। ठीक है। और डील का मतलब होता है मॉनेटरी, जिसमें किसी कंडीशन नहीं रखी जाती, कोई मॉनेटरी डील की जाती है। आप इतना दोगे, हम इतना देंगे, आप इतना दोगे तो उसके बदले हम ये करेंगे, इस टाइप के इसको बोला जाता है। ठीक है। तो ये पैक्ट था। ठीक है। बोथ पार्टीज एग्रीड विद ईच अदर्स डिमांड। ठीक है। दोनों ने अपने अपने कुछ डिमांड रखे। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग के सामने कुछ डिमांड रखा, मुस्लिम लीग ने कांग्रेस के सामने कुछ डिमांड रखा। उनमें से कुछ काट छांट करके अल्टीमेटली दोनों एक दूसरे की डिमांड से एग्री कर जाते हैं। ठीक है। एंड पुट फॉरवर्ड देयर कलेक्टिव डिमांड। और फिर जब दोनों एक दूसरे से साथ एग्री कर जाते हैं तो फिर तय हो जाता है कि दोनों मिलकर काम करेंगे। तो दोनों मिलकर के अपना एक ज्वाइंट डिमांड बनाते हैं और वो डिमांड बना करके अंग्रेजों के हाथ में दे देते हैं कि भारत के हिंदू मुसलमान सभी पार्टियां आपसे ये चाहती हैं। ठीक है। चलिए अब देखते हैं मुस्लिम लीग ने कौन कौन सी बात मानी थी कांग्रेस की। मुस्लिम लीग एग्रीड टू, मुस्लिम लीग इस बात पर राजी हो गया था कि ज्वाइंट इंडियन नेशनल कांग्रेस नेशनल मूवमेंट, जो कांग्रेस अपना राष्ट्रवादी आंदोलन चला रहा है, उस पर मुस्लिम लीग भी शामिल होगी। और कांग्रेस की जो डिमांड है इंडियन ऑटोनॉमी, भारत को स्वशासन, भारत को स्वायत्तता अंग्रेजों द्वारा मिलनी चाहिए, उसमें मुस्लिम लीग भी अब मिलकर के कांग्रेस के साथ प्रयास करेगी। अर्थात अब जो कांग्रेस का ऑब्जेक्टिव था वही मुस्लिम लीग का भी ऑब्जेक्टिव होगा। मुस्लिम लीग हालांकि बन तो 1906 में गई थी, लेकिन ये पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन कम और एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा था। इसके ज्यादातर डिमांड मुस्लिमों को ध्यान में रखकर के किए जाते थे, भारत देश को नहीं। ठीक है। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि मुस्लिम लीग ने भी राष्ट्रीय आंदोलन की बात इस पैक्ट में की और कांग्रेस के साथ सहमत हुई। दूसरी बात, मुस्लिम लीग इस बात में भी राजी हुई, कोऑपरेट विद आईएनसी इन ऑल सेकुलर मैटर्स। कांग्रेस को हर उन मामलों में मुस्लिम लीग मदद करेगी जो सेकुलर विषय होंगे, मतलब जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धार्मिक विषय ना होकर के सेकुलर विषय होंगे। कोई प्रोविजन ऐसा होगा जो सभी के लिए एक समान होगा, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई, उनका हम समर्थन करेंगे। ठीक है। ये दो बातों के लिए मुस्लिम लीग एग्री हो गया। अब मुस्लिम लीग ने बहुत सारे शर्त रखे थे कांग्रेस के सामने। मुस्लिम लीग को ऐसा लगा कि हमसे ज्यादा कांग्रेस की अटकी हुई है, इसलिए बहुत सारा डिमांड उन्होंने रखा। अल्टीमेटली कांग्रेस ने बहुत सारी बातें मानी भी। तो मुस्लिम लीग ने कौन कौन सी डिमांड रखी थी देखते हैं। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम्स। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम है, इसकी शुरुआत तो मॉडल इंटू रिफॉर्म या इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 में कर दिया गया था, लेकिन कांग्रेस इसका सदैव विरोध करती रही। और कांग्रेस जब तक नहीं मानेगी इस बात को तो मुस्लिम लीग को हमेशा एक दिक्कत बनी रहेगी, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स कांग्रेस में भी थे। लेकिन कांग्रेस ने, मुस्लिम लीग ने कहा कि भाई देखो हमने आपकी कुछ बात मानी है और हम मिलकर काम कर रहे हैं, तो कुछ बातें आपको भी हमारी माननी पड़ेगी। तो उन्होंने कहा आपको सेपरेट इलेक्टोरेट जो मुस्लिम के लिए है, जो मॉडल रिफॉर्म में दिया गया, उसको आपको भी स्वीकार करना पड़ेगा। कांग्रेस ने कहा चलो ठीक है, हम इसको स्वीकार करेंगे। इसी में एक प्रोविजन था 1/3 इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी मुसलमानों के लिए 1/3 सीट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, केंद्रीय, इसी को इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल भी कहते हैं, उसमें तय कर दिया जाएगा। यानी आज की जो संसद है, एक प्रकार से हमारे भारत की जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो है संसद, और प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हर राज्य की विधानसभा। ठीक है। तो जो सेंट्रल या इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थे, उसमें 1/3 सदस्य मुसलमानों के लिए जो सीट है वो रिजर्व रखा जाएगा। जबकि मुसलमानों की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या की 1/3 नहीं थी। अगर वो अपनी जनसंख्या के अनुपात में मानते तो भी वो बात कुछ ठीक ठहरती थी कि 100 लोग हैं जिसमें हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सब हैं, और मान लीजिए 100 में से 11 लोग मुस्लिम हैं, तो 11 लोगों को 33 सीट 100 में से कैसे दिया जा सकता है। फिर भी लेकिन कांग्रेस ने बोला ठीक है, हम इस बात को भी मान लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात जो कांग्रेस ने मानी, नो एक्ट अफेक्टिंग अ कम्युनिटी शुड बी पास्ड अनलेस 3/4 मेंबर्स ऑफ दैट कम्युनिटी सपोर्ट्स इट इन द काउंसिल। जब भी कभी किसी लेजिस्लेटिव काउंसिल में, चाहे सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल हो या स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हो, वहां यदि कोई समुदाय, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई धर्म से जुड़ा हुआ कोई मामला
बिल के रूप में लाया जाता है, प्रपोजल के रूप में लाया जाता है, तो उसको तब तक उस काउंसिल से पास नहीं माना जाएगा जब तक उस कम्युनिटी के सब 75% लोग, माने 3/4 लोग उस पे अपनी यस की मुहर नहीं लगा देते। ठीक है, यानी वो काउंसिल की मेजॉरिटी से तय नहीं होगा, वो उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के 3/4 मेजॉरिटी से तय होगा, और अगर 3/4 मेजॉरिटी मना कर देती है तो वो कानून नहीं बनेगा। ऐसा प्रावधान इसमें किया गया, कांग्रेस इससे भी एग्री हो गई। ठीक है, तीसरी बात थी द स्ट्रेंथ ऑफ मुस्लिम मेंबर इन पीएलसी माने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, प्रांतीय विधान सभाएं, तो जो प्रांत की विधानसभा थी उनमें भी कौन मुस्लिम मेंबर चुनाव लड़ करके अंदर जाएगा, इसका अल्टीमेटली डिसीजन मुस्लिम लीग द्वारा किया जाएगा। ठीक है, इन बातों पर कांग्रेस जो है वो एग्री कर ली। और भी बहुत सारी बातें थी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है मैं यहां पर वो डिस्कस कर रहा हूं। बोथ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग एग्रीड टू। अब कुछ बातें मुस्लिम लीग की कांग्रेस ने मान ली, कांग्रेस की मुस्लिम लीग ने मान ली। कुछ ऐसे पॉइंट थे जिसपे दोनों एग्री करते थे। ऐसे कौन से पॉइंट थे? ओवर रिप्रेजेंटेशन टू रिलीजियस माइनॉरिटीज इन पीएलसी। ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जितने रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनका ओवर रिप्रेजेंटेशन होगा। ओवर माने अगर जनसंख्या में उनका अनुपात 10% है तो विज्ञान कहता है कि 10% सीटें उनके लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर जनसंख्या 10% है लेकिन उनके लिए सीट 20% रिजर्व हो जाए तो उसको बोला जाता है, मतलब 10 से ज्यादा प्रतिशत सीट रिजर्व कर दिया जाए तो उसको बोला जाता है ओवर रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इस बात पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एग्री कर गए थे। ऑल इंडिया मूवमेंट फॉर स्वराज, दोनों मिलकर अब भारत को स्वराज आजादी दिलाने के लिए लड़ाई लड़ेंगे दोनों मिलकर। ठीक है, अब प्रश्न ये उठता है कि भाई इंडियन नेशनल कांग्रेस एग्रीड, कांग्रेस मुस्लिम लीग की मांगों पर क्यों सरेंडर कर दी, क्यों उसकी बात मान ली, क्या जरूरत थी? पहला, फॉर इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए मुस्लिम पार्टिसिपेशन वाज नेसेसरी, मुस्लिमों का हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की मांग में जुड़ना बहुत जरूरी था। क्योंकि मुसलमान, ब्रिटिश सरकार हमेशा यह मानती थी कि भारत की आजादी हिंदुओं की मांग है, मुसलमानों की ऐसी कोई मांग नहीं है। तो अंग्रेजों को यह दिखाना कि नहीं ये हिंदुओं की मांग नहीं है, ये मुसलमानों की मांग नहीं है, ये भारत में रहने वाले हर लोगों की मांग है, यह दर्शाने के लिए मुसलमानों को साथ लेना भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत जरूरी था। इस महत्व को कांग्रेस ने समझा और उनके जो मुस्लिम लीग के जो डिमांड्स थी वो उन सारे डिमांड्स को मान लिया गया। दूसरा, ऑर्थोडॉक्स हिंदूज एंड तिलक आल्सो वेलकम, यहां तक कि जो कट्टरवादी हिंदू थे, बाल गंगाधर तिलक जैसे लोग, उन्होंने भी मुस्लिम लीग की बात को मान लिया। क्योंकि उस समय भारत की आजादी के लिए, भारत के राष्ट्रीय आंदोलन के लिए यह जरूरी था कि इंडिया डिवाइडेड ना हो, इंडिया यूनाइटेड हो। टू अवॉइड चांसेस ऑफ फर्दर डिवाइडेड रूल पॉलिसी ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट, अगर हम डिवाइडेड रहते, मुस्लिम लीग की बात यदि कांग्रेस नहीं मानती तो अंग्रेजों को फिर से अपना डिवाइडेड रूल वाली जो पॉलिसी है उसको परस्यू करने का मौका मिल जाता और वो फिर से किसी न किसी तरीके से हिंदू और मुसलमानों के बीच में फूट डालने की कोशिश करती। तो अंग्रेजों को एक मैसेज हमें यह भी देना था कि तुम लाख कोशिश करो, हम यूनाइटेड हैं। अब ये हम देखेंगे आगे कि क्या ये वास्तव में जितनी अच्छी अच्छी बातें मैं यहां बता रहा हूं, क्या वो आगे चल करके सक्सेसफुल हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। ठीक है, अब तक का जो इतिहास हमने पढ़ा, भारतीय इतिहास, अंग्रेजों का जो एटीट्यूड हमने देखा, कांग्रेस मुस्लिम लीग का जो एटीट्यूड हमने देखा, उसके आधार पर हम ये कह सकते हैं, अभी मुझे भी नहीं मालूम, आगे हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा कि ये जितना अच्छी बातें लखनऊ पैक्ट में हुआ है वो तो 3 साल 4 साल चलेगा और 1920 आते आते तक एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट भी अलग हो जाएंगे, मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी अलग हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अंग्रेज इतने चतुर थे अपनी शासन में, अपनी राजनीति में, कि वो भारत को एक होने ही नहीं देते थे। किसी न किसी प्रकार से हमारे स्वार्थ को भड़का करके हमारे लॉलीपॉप हमें थमा देते थे। कभी मुसलमानों को भड़का देना, कभी एक्सट्रीमिस्ट को भड़का देना, कभी मॉडरेट्स को भड़का देना। ठीक है, खैर अभी हम आगे देखते हैं, अभी तक तो जो हो रहा है उसको समझते हैं। ठीक है, तो जरूरी था कि हिंदू मुसलमान मिलकर काम करें और इस प्रकार से मिलकर काम करें कि अंग्रेजों को एक दूसरे के प्रति भड़काने का मौका ही ना मिले। तो ये भी, इसलिए भी लखनऊ पैक्ट एक बड़ा इंपॉर्टेंट था और कांग्रेस ने ये बात मान ली थी मुस्लिम लीग की। अब मुस्लिम लीग क्यों एग्री हुआ? मुस्लिम लीग को कांग्रेस की क्या जरूरत थी? पॉइंट नंबर 1,
इट हैज नो क्लियर ऑब्जेक्टिव। मुस्लिम लीग थी एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, लेकिन वो नाम की पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी, उसका ज्यादातर ध्यान हिंदू मुस्लिम मुद्दों पर ही अटका रहता था। उसका गठन ही धार्मिक आधार पर हुआ था और बस वो एक ही बात रट्टा लगाई हुई थी कि मुसलमान माने अलग देश, मुसलमान माने अलग देश, टू नेशन थ्योरी, मुसलमानों को अलग देश दे दो, फिर हमारे साथ जो होगा हम जाने। उनके पास कोई क्लियर ऑब्जेक्टिव नहीं था। इनके पास ये तक प्लान नहीं था कि अगर मुसलमानों के लिए एक अलग देश बना दिया जाए तो वो क्या करेंगे। ये जाके 1930 में तय किया गया है मोहम्मद अली इकबाल और मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोगों के द्वारा। 1915-16 में तो इनका एक ही मुद्दा था मुसलमानों का, एक मुस्लिम लीग का, कि बस हिंदू मुस्लिम का राग अलापो, ब्रिटिश सरकार के प्रति अपनी श्रद्धा अपनी भक्ति दिखाते रहो और उनसे जो थोड़ी थोड़ी छूट मिल रही है उसको लेते रहो। तो इनके पास कोई क्लियर कट ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हमें करना क्या है। तो इनको जरूरत थी एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन की जिसके पास एक क्लियर कट ऑब्जेक्टिव हो, और वो ऑर्गेनाइजेशन उस समय कांग्रेस थी, जिसके पास बड़े महत्वपूर्ण नेता भी थे और जिनके पास एक ऑब्जेक्टिव भी था, जिनके पास लीडरशिप भी थी, जिनको ये मालूम था कब करना है कैसे करना है। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार मुस्लिम लीग की तुलना कांग्रेस को ज्यादा बड़ा महत्व देती थी, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, सिख भी थे, ईसाई भी थे, और वो भारत की बात करती थी। दूसरी तरफ मुस्लिम लीग में केवल मुस्लिम सदस्य थे, इक्का दुक्का कहीं कोई नॉन मुस्लिम मेंबर रहा होगा, और वो देश की बात ना करके धर्म की बात करते थे। इसलिए जो महत्व है कांग्रेस का अंग्रेजों की नजर में ज्यादा था। इस बात को ध्यान में रखते हुए मुस्लिम लीग को लगा कि हमें कांग्रेस की जरूरत है। ठीक है। डिससैटिस्फैक्शन फ्रॉम आउटकम्स ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। प्रथम विश्व युद्ध के शुरू होते ही यह तय हुआ था और यह माना गया था अंग्रेजों के द्वारा कि ब्रिटिश सरकार टर्की के खिलाफ कोई कड़ा एक्शन नहीं लेगी। ठीक है। लेकिन एक बाल्कन युद्ध हुआ प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ही, जिसमें टर्की को बहुत बुरी तरीके से चोट पहुंचाई थी ब्रिटेन ने। ये 16 की घटना है, 1916 प्रथम विश्व युद्ध चल रहा है। इस बात ने आंख खोल दी मुस्लिम्स की कि अंग्रेज चाहे कितने भी हमारे पक्ष में बात कर लें, लेकिन अल्टीमेटली वो वही करेंगे जिसमें उनका भला है। तो उनको जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद, खास करके प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो कुछ परिणाम देखने को मिला, उससे उनको लग गया कि अंग्रेज हमारा भला नहीं कर सकते। तीसरी बात, एन्यूलमेंट ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का जब विभाजन किया गया था तो मुस्लिम जो है और मुस्लिम लीग दोनों बड़े खुश थे, क्योंकि उनको एक वेस्टर्न बंगाल अलग से मिलने वाला था जो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला होगा, वहां पर मुस्लिम कल्चर को, मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम इत्यादि को डेवलप किया जाएगा, बहुत खुश थे। लेकिन अल्टीमेटली दिसंबर 1911 में, 12 दिसंबर 1911 में, जब जॉर्ज पंचम ब्रिटेन के राजा ने घोषणा किया कि बंगाल का पार्टीशन हम उस आधार पर नहीं करेंगे जैसा पहले किया था, ठीक है, करेंगे तो लेकिन दूसरे तरीके से जिससे मुस्लिम लीग को फायदा होने वाला नहीं था, तो इससे भी उनको बड़ा गहरा दुख पहुंचा। अंग्रेजों के प्रति उनके मन में रोष और असंतोष पैदा हो चुकी थी। मुस्लिम लीग ने 1912 में अपना एक सेशन बुलाया था कलकत्ता में, और वहां पर मुस्लिम लीग एक बात पर राजी हुई थी कि कांग्रेस की तरह हम भी सेल्फ रूल, स्वशासन की लड़ाई लड़ेंगे, और इसमें हम दूसरे जो अन्य ग्रुप हैं उनकी भी मदद लेकर के और सेल्फ रूल के लिए हम अपना मूवमेंट चलाएंगे। पांचवी बात, रिफ्यूजल ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट टू सेट अप अ यूनिवर्सिटी एट अलीगढ़ विद पावर्स टू एफिलिएट कॉलेजेस। मुस्लिम लीग ने मांग की थी ब्रिटिश सरकार से कि आप एक ऐसी यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में खोलिए मुसलमानों के लिए, और उस यूनिवर्सिटी को यह ताकत भी दीजिए कि वो जिस कॉलेज को चाहे उसको एफिलिएट मान्यता दे सके। ब्रिटिश सरकार ने इसको मना कर दिया था, इस कारण भी उनके मन में एक असंतोष अंग्रेजों के खिलाफ था। छठवीं बात, एंट्री ऑफ यंग सेकुलर माइंडसेट पीपल इन मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग में कुछ नए पढ़े लिखे, ब्रिटेन से पढ़ के नए नए बैरिस्टर टाइप के लोग, रंग रूट टाइप के लोग, सूट बूट पहनने वाले लोग, मोहम्मद अली जिन्ना, अली ब्रदर्स, फजल अली खान, ठीक है, ऐसे बहुत सारे नेता, मौलाना आजाद, ये सब आ रहे थे, जिसके कारण जो कट्टरपंथी थी मुस्लिम लीग में वो कम हो रही थी, और सेकुलर माइंडसेट के युवा लोगों के हाथ में धीरे धीरे मुस्लिम लीग की बागडोर आने लगी थी। और ये जो युवा लोग थे ये चाहते थे कि हम हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर के काम करें, और अल्टीमेटली उनको जब ये महसूस हुआ तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने मिलने का जो तय किया, अल्टीमेटली इनका मिलन हुआ। बिगिनिंग ऑफ न्यूज़पेपर्स बाय सेकुलर लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग। सेकुलर लीडर जो मुस्लिम लीग के थे उन्होंने अपने कुछ अखबार इत्यादि छापना शुरू किए, जिसमें वो अपने सेकुलर विचारों को लिखते थे, जिससे जो नई पीढ़ी थी मुस्लिमों की वो ज्यादा प्रभावित होती थी
ना कि जो कट्टरवादी सोच के मुस्लिम लीडर थे उनकी बातों से ज्यादा प्रभावित अब युवा पीढ़ी नहीं होती। तो मुस्लिम लीग को लग गया कि अगर इन युवा पीढ़ियों को हम अपने साथ लेकर नहीं चलेंगे तो मुस्लिम लीग के अंदर ही विघटन हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि कांग्रेस में सूरत विघटन हो चुका है। तो जैसे कि उदाहरण है, एक अखबार छापा था कॉमरेड, अखबार का नाम था कॉमरेड, इसको छापने वाले थे जिन्ना। उसी प्रकार एक दूसरा अखबार आता था अल हिलाल और इसको पब्लिश करने वाले थे मौलाना आजाद। तो इनके विचारों ने भी युवाओं को प्रेरित किया इस बात के लिए कि कांग्रेस के साथ मिलकर के हमें काम करना है, हिंदू मुस्लिम यूनिटी के साथ काम करना है, एक यूनाइटेड इंडिया के लिए काम करना है। तो इसलिए मुस्लिम लीग को कांग्रेस की जरूरत पड़ी। ठीक है, अब हम देखते हैं कलेक्टिव डिमांड ऑफ आईएनसी प्लस मुस्लिम लीग टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। और जब दोनों मिल गए, दोनों एक दूसरे की बातों से राजी हो गए, तो दोनों इकट्ठे बैठे बोले भाई हम तो राजी हो गए लेकिन हमें आपस में नहीं लड़ना, हमें तो लड़ना है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। तो चलो हम ब्रिटिश सरकार को कुछ अपनी मांगे लिख करके देते हैं कि अब हम लोग मिल चुके हैं, हमारी ये मांगे हैं इनको पूरी करो, नहीं तो हम भारत का राष्ट्रीय आंदोलन छेड़ेंगे। ठीक है, तो क्या क्या इनकी कलेक्टिव डिमांड थी? नंबर 1, नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट्स इन लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज्ड। हम लोगों ने इसके पहले देखा था इंडियन काउंसिल एक्ट 1862 और उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शन की पद्धति शुरू हो चुकी थी। फिर हमने देखा इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, उसमें भी कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की संख्या बढ़ाई गई, जिनमें से कुछ लोगों का इनडायरेक्ट इलेक्शन होता था। कहने का मतलब यह है कि भारत के लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में इलेक्शन की पद्धति तो 1862 से शुरू हो चुकी थी, लेकिन ज्वाइंट डिमांड यह थी कि नंबर ऑफ इलेक्टेड सीट इन लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड बी इंक्रीज्ड। ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, चाहे सेंटर की हो या प्रोविंशियल हो, उनमें इलेक्टेड मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। कैसे बढ़ाएं? जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल है, यानी जो आज की संसद जो है, उसमें 150 मेंबर होने चाहिए टोटल, एट लीस्ट हाफ ऑफ देम इंडियन, और उसमें से कम आधे, ना आधे से कम ना आधे से ज्यादा भारतीय होने चाहिए। ठीक है, भारतीय। इसके पहले था नॉन ऑफिशियल मेंबर। नॉन ऑफिशियल मतलब उसमें भारतीय भी हो सकते हैं और भारत में रहने वाले अंग्रेज, फ्रांसीसी इत्यादि भी हो सकते हैं जो सरकार में काम नहीं करते। यहां पर नॉन ऑफिशियल मेंबर टर्म यूज नहीं किया गया, यहां इंडियन टर्म्स यूज किया गया। उसी प्रकार प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस होना चाहिए। मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म जो 1909 का आया था, उसमें क्या था? प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में मेजॉरिटी होगी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की। इसमें कहा गया मेजॉरिटी होगी किसकी? इंडियंस की, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की नहीं। ठीक है, और मेजॉरिटी का मतलब यदि बॉम्बे में टोटल सीट 100 है तो उसमें कम से कम 55 से 60 भारतीय होंगे और बाकी 40 से 45 में और आपको जिसको लगे उसको रखते रहना। ठीक है, ये मतलब है। अब ये जितने भी मेंबर होंगे प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उसमें से 4/5 का इलेक्शन होगा और जो 1/5 बच गए, ठीक है, 1/5 माने 20% जो बच गए, उन 20% का को आप अपॉइंट करेंगे और 80% का चुनाव होगा। ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वहां से जो भी लॉ, मोशन, प्रपोजल माने जो भी प्रस्ताव, कानून, नियम बनेंगे मेजॉरिटी के साथ, उसको वीटो करने का अधिकार न वायसराय के पास होगा न गवर्नर के पास होगा। अभी पिछले कानून में क्या था कि भले ही लेजिस्लेटिव काउंसिल मेजॉरिटी से कोई कानून पास कर दे, यदि सेंट्रल काउंसिल है तो उसको वायसराय और प्रोविंशियल काउंसिल है तो उसको गवर्नर वीटो करके निरस्त कर सकते थे। इसमें मांग किया गया कि अब ना तो वायसराय को वीटो का अधिकार होगा ना गवर्नर को, यदि कोई प्रस्ताव काउंसिल से मेजॉरिटी से पास होता है तो। ठीक है, तीसरी बात, माइनॉरिटीज इन प्रोविंसेस शुड बी प्रोटेक्टेड। प्रांतों में जो माइनॉरिटीज है, हिंदू, जैन, बुद्ध, सिख जो भी हैं, उन सबके रक्षा के लिए कानूनी उपाय किए जाएंगे, उनके धर्म, उनके साहित्य, उनकी संस्कृति की रक्षा की जाएगी। चौथी बात, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। प्रांतों को अपने विषय पर नियम कानून बनाने की पूरी छूट होगी। प्रांत कर लगा सकते हैं, कर वसूल कर सकते हैं, प्रांतों को जो विषय दे दिया जाएगा। जैसे आज भी भारतीय संविधान में एक यूनियन लिस्ट है और एक स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट में 55-56 विषय हैं, उन विषयों पर स्टेट अपने हिसाब से कानून वगैरह बना सकता है। यह मांग पहली बार
मुस्लिम लीग और उसने मिलकर के किया था कि प्रोविंसेस को, प्रांतों को अपने अपने विषय पर नियम कानून बनाने की पूरी छूट दी जाए, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप ना हो। पांचवी बात, एटलीस्ट हाफ ऑफ द मेंबर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय, वायसराय के अपने मंत्रियों का एक समूह होता था जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय कहते थे। आज का मंत्री परिषद जैसे प्रधानमंत्री के चारों तरफ कई प्रकार के मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, ठीक है, तो एक प्रकार से ये वायसराय का मंत्री परिषद था जिसको एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय कहा जाता था। तो इसमें जो मेंबर्स होते थे उनको वायसराय अपनी मर्जी से अपॉइंट करता था, उनका चुनाव नहीं होता, ठीक है। लेकिन इन्होंने मांग की कि कम से कम आधे लोग, यदि उसमें 10 है तो कम से कम 5 लोगों का चुनाव होना चाहिए और 5 अपॉइंट होके आना चाहिए। और जब चुनाव होगा तो उसमें भारतीय आदमी भी खड़ा हो सकता है और दूसरा कोई भी खड़ा हो सकता है, और भारतीय आदमी खड़ा होगा तो सारे भारतीय उसी को वोट देंगे। तो एक तरीके से एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ इंडिया में, एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ वायसराय में धीरे धीरे भारतीयों के जाने का रास्ता भी खुल जाएगा, ठीक है। छठवीं बात, टर्म ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है चाहे वो प्रोविंस की हो या सेंटर की हो, उनका कार्यकाल 5 साल होगा, जैसा आज है, हर 5 साल बाद चुनाव होते हैं, ठीक है, 5 साल होगा। इलेक्टेड मेंबर्स वुड इलेक्ट देयर ओन प्रेसिडेंट। जैसे आज क्या होता है कि लोकसभा का जो चुनाव होता है तो लोकसभा में सारे एमपी चुन के आते हैं, फिर लोकसभा में चुने हुए एमपीज अपना लीडर चुनते हैं, अपना लीडर माने लोकसभा अध्यक्ष। उस समय अध्यक्ष को प्रेसिडेंट कहा जाता है, ठीक है। आज हम लोग उसको चेयरमैन के नाम से जानते हैं, लोकसभा का चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन, स्टेट्स काउंसिल के चेयरमैन, उस समय उनको प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो इसके पहले लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभाएं होती थी उनके अध्यक्ष अंग्रेजों द्वारा नियुक्त किए जाते थे, चुनाव होने का काम नहीं था। लेकिन उन्होंने मांग किया कि अब जो सेंटर के लिए या स्टेट के लिए जो चुन के आए हैं वही लोग अपने अध्यक्ष का चुनाव करेंगे, जैसा कि अभी वर्तमान में हमारे यहां होता है। सातवीं बात, द सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। आपको याद होना चाहिए कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो लंदन में बैठता है, तो एक तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, फिर उसके नीचे 2 सेक्रेटरी हैं जिसको अंडर सेक्रेटरी कहते हैं, फिर उनके कुछ कर्मचारी हैं, पूरे नौकरशाही, तो 50-60 लोगों का स्टाफ होता था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का, और इनकी सैलरी बड़ी हाई होती थी और इनका पैसा भी भारत से दिया जाता था, ठीक है ना। भारत की जनता जो कर देती थी उसी में से इनकी सैलरी दी जाती थी। तो मुस्लिम लीग और कांग्रेस ने मांग किया कि चूंकि ये लंदन में बैठ के लंदन का काम कर रहे हैं, ब्रिटिश गवर्नमेंट का काम कर रहे हैं, इनकी सैलरी भारत से क्यों दी जानी चाहिए, ठीक है। तो द सैलरी ऑफ स्टाफ ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट, अब लंदन की जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वही उनको सैलरी देगी, हम सैलरी नहीं देंगे, ठीक है। आठवीं बात, आउट ऑफ 2 अंडर सेक्रेटरीज, अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट लंदन में बैठता था उसकी मदद करने के लिए 2 और सेक्रेटरी होते थे, उनको बोला जाता था अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। तो उन 2 में से एक कम से कम भारतीय होना चाहिए। अभी तक दोनों अंग्रेज होते थे, वहीं लंदन के लोग होते थे, ठीक है। 9वीं बात, जो इलेक्शन तो होगा लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए, लेकिन अब वो डायरेक्ट इलेक्शन होने चाहिए और यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के आधार पर, माने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष चुनाव होने चाहिए। ये कलेक्टिव मांग थी इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, जो उन्होंने ब्रिटेन सरकार से किया था, ठीक है। अब ये सारी बातें हो गई लखनऊ पैक्ट के बारे में। अब हम देखते हैं क्रिटिसिज्म ऑफ द पैक्ट, इस पैक्ट की आलोचना क्या है, ठीक है। अब पैक्ट तो हालांकि ठीक था, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स इसमें ऐसे थे जो ठीक नहीं थे और जिनके कारण भारत में एक प्रकार से जो संप्रदायवाद है उसकी नींव पड़ी। देखते हैं क्या है। 1/3 रिप्रेजेंटेशन टू मुस्लिम्स इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल। आपको याद होना चाहिए कि मुसलमानों की संख्या भारत की कुल जनसंख्या में 11 से 12% थी, तो उनको 11 से 12% सीटें सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में रिजर्व मिलता आ रही थी, कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन उनको मिला, जनसंख्या थी 11 से 12%, लेकिन उनको सीटें मिली 33%, ठीक है। इसलिए कुछ लोगों ने कहा कि ये जो किया गया ये अपीचमेंट था, मुसलमानों को खुश करने का प्रयास था, मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण थी, और यहीं से कम्युनल पॉलिटिक्स की नींव पड़ गई। यानी मुसलमानों को ये लगने लगा कि कांग्रेस अब हमारे बिना अटकी है, और वो फिर आगे चलकर के हम देखेंगे कि ऐसी ऐसी मांगे वो कांग्रेस के सामने रखेंगी कि अगर ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे, ऐसा नहीं करोगे तो हम तुमसे अलग हो जाएंगे, ब्लैकमेल टाइप का करना, ठीक है। तो यहां से
ये एक उसका बहुत ही नेगेटिव पॉइंट था। एक दूसरा नेगेटिव पॉइंट ये था कि इट मेड क्लियर दैट इंडिया हैज डिफरेंट कम्युनिटीज एंड ईच ऑफ देम हैव देयर ओन इंटरेस्ट। जब मुस्लिम लीग में जो ज्यादातर मुसलमान सदस्य थे, उनकी बात जब कांग्रेस मान ली तो यह तय हो गया कि वास्तव में जो मुस्लिम लीग कहती है कि भारत में दो समुदाय नहीं, हिंदू मुसलमान अपने आप में तो कम्युनिटी नहीं है, दो अलग अलग सभ्यता है, दो अलग अलग देश हैं, इसलिए इन दोनों को अलग हो जाना चाहिए। ऐसा अभी तक मुस्लिम लीग कहती थी, कांग्रेस नहीं मानती थी। कांग्रेस कहती थी कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत की यही जो रीत है, हम ये नहीं मानते कि कम्युनिटी का मतलब देश, क्योंकि अगर ऐसा मान लेंगे तब तो बुद्ध भी कहेंगे कि हमारा भी एक अलग देश बना दो, जैन भी कहेंगे, सिख भी कहेंगे, पारसी भी कहेंगे, इसलिए कांग्रेस इस सिद्धांत को नहीं मानती। लेकिन इनडायरेक्टली जब कांग्रेस ने सेपरेट इलेक्टोरेट को मान लिया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल में 1/3 सीट का रिजर्वेशन मान लिया, जबकि उनकी एक मतलब 1/3 पॉपुलेशन नहीं थी, तो इनडायरेक्टली कांग्रेस इस बात को मानने लगी कि वास्तव में इस देश में हिंदू और मुसलमान दो केवल संप्रदाय नहीं है, बल्कि दो अलग अलग सभ्यताएं हैं, दो अलग अलग देश हैं। ये बात इनडायरेक्टली कांग्रेस के द्वारा मान ली गई और कांग्रेस के सामने मुस्लिम लीग के इन सांप्रदायिक मांगों के सामने कांग्रेस ने सरेंडर कर दिया। यहीं से आगे भारत में कम्युनल पॉलिटिक्स की नींव जो है वो पड़ी। इसी के बाद फिर दलित लोग भी कहेंगे कि हम भी अलग सभ्यता है, हम हिंदू नहीं है, हमारे लिए अलग देश दे दो, ठीक है। फिर आगे अम्बेडकर साहब आएंगे, वो भी दलितों के लिए अलग देश मांगने की बात करेंगे, ठीक है। फिर सिख लोग भी अलग, तो यहीं से कम्युनल पॉलिटिक्स की नींव जो है वो पड़ी। दूसरी बात, तीसरी बात, जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मुस्लिम मेंबर होंगे ये तय करने का अधिकार मुस्लिम लीग को दे दिया गया। इनडायरेक्टली इससे यह तय हो गया कि भारत के सभी मुसलमानों का सच्चा हितैषी, सच्चा रक्षक केवल और केवल मुस्लिम लीग है, जबकि ऐसा नहीं था, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम मेंबर्स खुद कांग्रेस में काम करते थे और कांग्रेस एक सेकुलर पार्टी थी। कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा कि हम हिंदू पार्टी हैं और हम हिंदुओं के हितैषी हैं, लेकिन मुस्लिम लीग सीना ठोक के कहती थी कि हिंदुस्तान में जितने मुसलमान हैं हम सबके हितैषी हैं। कांग्रेस कहती थी कैसे हो सबके हितैषी, अगर सबके हितैषी होते तो सारे मुस्लिम मेंबर तुम्हारे पास होते, क्योंकि बहुत सारे मुस्लिम मेंबर ऐसे हैं जो कांग्रेस में हैं, बहुत सारे मुस्लिम मेंबर ऐसे हैं जिन्होंने अपनी अलग पार्टी बना रखी, वो तुम्हारे साथ भी नहीं है। लेकिन जब हमने मुस्लिम लीग को यह अधिकार दे दिया कि प्रांतों में किस प्रांत में कौन मुसलमान खड़ा होगा चुनाव में और कितनी सीटें चुन करके प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएंगी, यह तय करने का अधिकार केवल मुस्लिम लीग को है, तो यहीं से बात बिगड़नी शुरू हो गई, ठीक है। और यहीं से फिर मुस्लिम लीग की इच्छा और इरादे आगे बढ़ जाएंगे और अंग्रेजों के सामने अब खुल करके वो दावे करने लगेंगे कि देखो, भारत में अगर मुसलमानों के बारे में कोई बात करनी है तो केवल और केवल मुस्लिम लीग से बात करो, कांग्रेस से बात करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि अगर मुसलमानों का कोई सच्चा रिप्रेजेंटेटिव है तो वो हम हैं, ठीक है। जबकि ये सत्य नहीं था, क्योंकि अगर ये सत्य होता तो भारत में मुस्लिम लीग के अलावा मुसलमानों का कोई और संगठन नहीं होता, लेकिन थे, मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, ठीक है। और बहुत सारे मुसलमान जो है वो कांग्रेस में भी थे, बहुत सारे लिबरल और पॉजिटिव थिंकिंग वाले थे, तो ये सब बातें आगे चल करके बड़ी दुखदायी होने वाली है, ठीक है। यहां से एक शिक्षा ये मिलती है कि टेम्परेरी लाभ के लिए हमें भविष्य में उसका कितना बड़ा ब्लंडर आगे चल करके होना है, बिना उस पर विचार किए, बिना उस पर सोचे हमें कोई फैसला केवल वर्तमान को ठीक करने के लिए नहीं लेना चाहिए। अगली बात हम लोग देखते हैं, बिगिनिंग ऑफ कम्युनल वीटो। कम्युनल वीटो का मतलब यह है कि अभी तक जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थे वहां पर कानून बनते थे देश को ध्यान में रख करके, और वहां पर यह नहीं देखा जाता था कि वहां पर जो व्यक्ति चुन के आया वो हिंदू है कि मुसलमान है कि सिख है कि ईसाई है, वो अपना वोट दिया, अगर आप बिल के पक्ष में है तो वोट दीजिए, नहीं है तो नहीं दीजिए। लेकिन अब यह तय कर दिया गया था कि यदि कोई कम्युनिटी का मैटर है, धर्म संबंधित कोई मामला है, तो जब तक उस धर्म से संबंधित 3/4 मेंबर उसमें एग्री नहीं करेंगे उस बिल को पास नहीं माना जाएगा। माने उस कम्युनिटी को बिल को वीटो करने का अधिकार दिया गया, यानी यहीं से कम्युनल वीटो, सांप्रदायिक वीटो की शुरुआत यहां से हो जाती है, ठीक है। रीयूनियन फॉर द सेक, रीयूनियन नॉट फॉर द सेक ऑफ नेशन। वास्तव में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का जो रीयूनियन हुआ था
ये देश की भलाई के लिए, देश को आजादी दिलाने के लिए नहीं था, ये अपने अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए था। कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग की जरूरत थी, मुस्लिम लीग को भी कांग्रेस की कहीं ना कहीं जरूरत थी, और दोनों अपने अपने स्वार्थ को साधना चाहते थे। देश की चिंता वास्तव में नहीं थी, क्योंकि अगर होती तो उसमें एक कम्युनल पॉलिटिक्स की भावना जो हमें दिखाई दे रही है वो नहीं होती। एक कट्टरवादी विचार जो हमें दिखाई देता है इस पैक्ट के कई मामलों पर, वो दिखाई नहीं देता। उसमें हम नेशन फर्स्ट करके सोचते, ठीक है, और फिर आजादी मिल जाती हमें, उसके बाद हम सोचते कि अब क्या करें, तो वो हमारा डिसीजन होता, हमारे लोगों का डिसीजन होता। लेकिन ये जो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो खाई बन चुकी थी, जो अभी टेम्परेरी हमको भरती हुई दिखाई दे रही है, ये फिर एकदम से बहुत चौड़ी होगी, और इसी का फायदा फिर अंग्रेज उठाएंगे, और अल्टीमेटली इस देश का विभाजन हमने नहीं किया, अंग्रेज लोग करके गए। ठीक है ना? तो खैर आगे हम देखते हैं। इंपॉर्टेंस, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी बहुत महत्व है लखनऊ पैक्ट का। पहला महत्व यह है अ होप फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। इससे एक आशा जगती है कि भविष्य में हिंदू मुस्लिम एकता बनी रहेगी, दोनों भाई भाई की तरह मिलकर के भारत को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ेंगे, धर्म को एक किनारे रखकर। दूसरी बात, फर्स्ट टाइम हिंदूज एंड मुस्लिम मेड कलेक्टिव डिमांड। ऐसा पहली बार, इसके पहले मुसलमान अपना अलग डिमांड रखते थे मुस्लिम लीग की ओर से, और मुसलमान के अलावा जो थे वो सब कांग्रेस की तरफ से अपना डिमांड रखते। पहली बार ऐसा हुआ था कि हिंदूज भी एग्रीड थे और मुसलमान भी एग्रीड थे, और दोनों मिलकर के कलेक्टिव डिमांड अंग्रेजों के सामने रख रहे थे। ठीक है। तीसरी बात यह है स्ट्रेंथन्ड नेशनल मूवमेंट। हिंदू मुसलमान सब एक आ गए, क्योंकि एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट तो पहले से पास आ चुके थे, उसके बाद मुस्लिम लीग और कांग्रेस भी साथ में आ गए, तो इससे हमारा जो राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था उसको काफी बल मिलने की संभावना बढ़ी। चलिए, यह था पूरा लखनऊ पैक्ट, उसका महत्व, उसका क्रिटिसिज्म, ये तमाम बातें। अब हम कुछ नोट्स लखनऊ पैक्ट के बारे में देखते हैं। पहला, ड्यूरिंग लखनऊ पैक्ट जिन्ना एंड गांधी बोथ रिमेन प्रेजेंट। जब लखनऊ का समझौता हो रहा था तो उसमें गांधी भी उस समय मौजूद थे, जिन्ना भी। जिन्ना उस समय दोनों के मेंबर थे, मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे और कांग्रेस के भी मेंबर थे, लेकिन गांधी जी किसी भी पार्टी के मेंबर नहीं थे। ठीक है। दूसरा, ट्रिपल एम अपोज्ड दिस पैक्ट। ट्रिपल एम माने मदन मोहन मालवीय, जो कि हिंदू महासभा के फाउंडर थे और एक कट्टरवादी हिंदू थे। उन्होंने इस पैक्ट का विरोध किया था, और इसी आधार पर विरोध किया था कि जो मुस्लिम अपीजमेंट है ये आगे चलकर के बड़ा दुखदायी होगा, इससे कम्युनल पॉलिटिक्स की शुरुआत हो जाएगी, इसलिए मैं इस पैक्ट का विरोध करता हूं। लेकिन अल्टीमेटली पैक्ट हो गया था। तीसरी बात, एनी बेसेंट एंड जिन्ना वर्क हार्ड फॉर दिस पैक्ट। एनी बेसेंट और जिन्ना ने ये पैक्ट हो जाए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिलकर काम करें, इसके लिए बहुत मेहनत किया था। जिन्ना ने मुस्लिम लीग को राजी करने में बहुत मदद किया, और एनी बेसेंट ने कांग्रेस को एग्री करने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चौथा, सरोजिनी नायडू एंड बाल गंगाधर तिलक, इन दोनों ने जिन्ना की इस भूमिका को, क्योंकि जिन्ना के कारण ही मुस्लिम लीग और कांग्रेस मिल पाए थे, तो जिन्ना को ट्रू एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी, हिंदू मुस्लिम एकता का सच्चा राजदूत, ठीक है, कहा था जिन्ना और सरोजिनी नायडू ने और बाल गंगाधर तिलक दोनों ने। पांचवी बात, लखनऊ पैक्ट फोर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट टू ब्रिंग मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म। 1919 में अंग्रेज सरकार कुछ कानून बना के भारत में सुधार करने की कोशिश करेंगे, तो वो सुधार करने के पीछे होम रूल लीग मूवमेंट का तो योगदान था ही, लेकिन ये जो हिंदू मुसलमान मिल गए थे इसका भी बहुत बड़ा योगदान था। ठीक है। 1916 में जब लखनऊ का सेशन हो रहा था कांग्रेस का, तो वहां के जो चेयरमैन थे अंबिका चरण मजूमदार, उन्होंने इस बात का स्वागत किया था कि एक तरफ एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट मिल रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस और मुस्लिम लीग मिल रहे हैं, और उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा था, यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल। यानी अगर हम मिलकर लड़ेंगे तो हम खड़े रहेंगे, टिके रहेंगे, और अगर हम फिर से बिखर जाएंगे तो गिर जाएंगे। इसमें किसी का फायदा नहीं है, सबका नुकसान है, इसलिए बेहतर है मिलकर के लड़ो। सातवीं बात, ड्यूरिंग पैक्ट जिन्ना एंड ए.के. फजलुल हक वर मेंबर्स ऑफ बोथ आईएनसी एंड मुस्लिम लीग। जिन्ना और एक और व्यक्ति थे, ए.के. फजलुल हक, ये कांग्रेस के भी मेंबर थे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर थे। ठीक है। जिन्ना ने मुस्लिम लीग कांग्रेस 1920 में छोड़ा और मुस्लिम लीग 1913 में ही ज्वाइन कर लिया। ठीक है। फर्स्ट टाइम ज्वाइंट मीटिंग ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग वाज हेल्ड एट लखनऊ ड्यूरिंग दिस पैक्ट। मैं पहले बता चुका हूं, पहली बार ऐसा हुआ, मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का एक साथ सत्र हुआ। ठीक है। नौवीं बात, इफ द कांग्रेस वाज बरीड एट सूरत, ये एक स्टेटमेंट है बहुत अच्छा, इट टुक रीबर्थ इन लखनऊ इन द गार्डन ऑफ वाजिद अली शाह। लखनऊ चूंकि अवध की राजधानी थी और अवध के जो नवाब थे वाजिद अली शाह, तो लखनऊ बड़ा खूबसूरत शहर था और लखनऊ को वाजिद अली शाह का गार्डन कहा जाता था, गार्डन में बगीचा। ठीक है। इसलिए मॉडरेट्स ने
लखनऊ पैक्ट के बाद उत्साहित होकर के एक स्टेटमेंट दिया, क्योंकि अंग्रेजों ने कहा था कि सूरत में कांग्रेस मर चुकी है, ठीक है। तो उसी के विरोध में ये स्टेटमेंट दिया गया था कि ठीक है, अगर आप कहते हो कि कांग्रेस वाज बरीड एट सूरत, कि कांग्रेस जो है सूरत में खत्म हो चुकी थी, मृत हो चुकी थी, इट टुक रीबर्थ इन लखनऊ, तो लखनऊ में उसका पुनर्जन्म हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि सूरत में मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट बिखरे थे, अब एक बार फिर से एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट जो है वो इकट्ठे आ गए और साथ में मुस्लिम लीग भी साथ में आ गई, ठीक है। तो ये एक स्टेटमेंट है मॉडरेट्स ने दिया था, ये महत्व दिखाता है लखनऊ पैक्ट का, ठीक है। एक लखनऊ डिक्लेरेशन है जो अभी अभी फरवरी 2020 में हुआ था। ये लखनऊ डिक्लेरेशन क्या है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। इंडिया अफ्रीका डिफेंस मिनिस्टर मीट, इसमें इंडिया और अफ्रीका के 53 देश, एक तरफ इंडिया का डिफेंस मिनिस्टर, दूसरी तरफ अफ्रीका के 53 देशों के डिफेंस मिनिस्टर, इनकी मीटिंग हुई थी फरवरी 2020 में लखनऊ में, ठीक है, जिसमें भारत और अफ्रीका के ये 53 देश एग्री हुए थे कि हम मिलकर के दुनिया में आतंकवाद से लड़ेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ में आतंकवाद के खिलाफ हम लोग मिलकर के आवाज उठाएंगे और ये तमाम चीजें यहां पर किया गया था। और उसी समय डिफेंस एक्सपो, डेफ एक्सपो कहा जाता है, डिफेंस एक्सपो, यानी यहाँ भारत अपने यहाँ बने हुए विमान, तोप इत्यादि का प्रदर्शनी करती है, ये लखनऊ में हुआ था। उसी दौरान ये लखनऊ डिक्लेरेशन आया था, ठीक है। तो यहाँ तक ये लखनऊ पैक्ट, लखनऊ डिक्लेरेशन और इत्यादि से सभी जुड़ी बातें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया, ठीक है। अगले चैप्टर में अब हम लोग पढ़ेंगे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म जो है 1919 का, ठीक है। और उसके बाद हम लोगों का गांधी एज शुरू होगा, जिसमें हम लोग जो गांधीज्म PSIR में पढ़े थे, वहां से काफी कुछ चीजें हमको फिर गांधी एज में मदद करेंगी। धन्यवाद।